हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका नेमी सर। क्लास 12th फिजिक्स में आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसका फर्स्ट टॉपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं अगर इसकी बात करें। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस एक टाइप के इंसुलेटर्स हैं जो कि स्पेशल प्रॉपर्टी शो करते हैं जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखा जाता है। देखिए, फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं अपन कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इजीली हो सकता है, और डाइलेक्ट्रिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि डाइलेक्ट्रिक्स जो होंगे वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ चार्जेस इजी नहीं होता है या होता ही नहीं है। तो ये बात करते हैं पहले कंडक्टर्स की इधर। तो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, जैसे ही इसको अपन फील्ड में रखेंगे किसी दूसरे एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, लेट्स सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसकी जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को स्ट्रेच कर लेते हैं। स्ट्रेच करने का मतलब ये है कि कंडक्टर के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इस तरफ आ जाएंगे और पॉजिटिव सारे चार्जेस इधर चले जाएंगे, बिकॉज इट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां से यहां की तरफ है। इसके अंदर जो चार्जेस है वो खुद को इंड्यूस कर लेंगे कुछ इस तरीके से कि नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया, पॉजिटिव यहां पर आ गया। अब जो अंदर ये कंडक्टर रखा हुआ है इसके खुद के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है जिसका अपने नाम दे दिया ई इंड्यूस। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका ई एक्सटर्नल, अंदर जो फील्ड जनरेट हुआ उसका नाम है ई इंड्यूस। जब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है तो वो आता है 0। तो कहने का मतलब ये है कि जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर फिर से इंड्यूस हो जाता है। बट इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, इनको जब किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है, लेट्स सपोज दिस इज ई एक्सटर्नल, किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में जब रखा जाएगा तो सिमिलर केस इसमें होगा। नेगेटिव चार्जेस इधर इंड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो गए, अंदर की तरफ जो फील्ड जनरेट होगा वो हो गया आपका ई इंड्यूस्ड। ई एक्सटर्नल एंड ई इंड्यूस्ड। कंडक्टर्स में तो क्या होता है कि जितना ई एक्सटर्नल है उतना ही ई इंड्यूस वहां पर जनरेट हो जाता है। बट इन द केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ई एक्सटर्नल जो होता है वो इक्वल नहीं होता है ई इंड्यूस के। तो इस वजह से इनके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिमेन रहेगी। बट इन द केस ऑफ कंडक्टर दोनों इक्वल होने की वजह से 0 हो जाते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक ही इंसुलेटर्स ही होते हैं जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस को परमिट नहीं करते, बट जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखा जाता है, तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, और भी कैसे इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं वो पता चलेगा इनके टाइप से। फर्स्ट है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास होगा या पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होगा या नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते, एक दूसरे के ऊपर नहीं रहेंगे। जस्ट एक का सेंटर फिर थोड़ी दूर पे दूसरे का सेंटर होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इससे थोड़ी सी दूर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ऐसे सब्सटेंस जिनके सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते, ये किसके अंदर होगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर। एग्जांपल से देखें अपन पोलर की, ये हो जाएगा NH3 HCl H2। These are the examples of polar dielectrics। अब देखिए जैसे ये कोई भी पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो जैसा कि अपन ने बोला इन दोनों के सेंटर कोइंसाइड नहीं करेंगे।
सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे पॉजिटिव चार्ज, ये कोई नेगेटिव चार्ज हुआ, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये एक स्ट्रक्चर है उस पोलर डाइलेक्ट्रिक के एक मॉलिक्यूल की। अगर आप देखें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो अपने को पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यहाँ ऐसे होगी। इसमें देखें तो नेगेटिव से पॉजिटिव ऊपर की तरफ, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव ऊपर की तरफ, तो सबकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी उनके डाइपोल मोमेंट की। सो इसका जब नेट डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है, सो दे हैव सम परमानेंट डाइपोल मोमेंट। सो दे हैव सम परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जब अपन ने इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा इसके बावजूद। तो ऐसे सब्सटेंसेस को अपन बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सेकंड टाइप होता है इसका नॉन पोलर। सो जैसे कि इन सब्सटेंसेस के पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर है एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते, बट यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा होता है। सो क्या लिखेंगे अपन, जिनके सेंटर एक दूसरे पे कोइंसाइड करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एग्जांपल्स की अगर बात करें, H2O2 N2 etc. These are the examples of non-polar dielectric. So non-polar में क्या होगा, जैसे ये कोई भी मॉलिक्यूल लिया, तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस दोनों का सेंटर जो होगा एक जगह कोइंसाइड करेगा, ऐसा होता है नॉन पोलर के अंदर। सो यहाँ पर अगर बात करें कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है 2a⁴, 2 इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। सो प्लस और माइनस जब दोनों एक ही जगह कोइंसाइड कर रहे हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, 0। सो डाइपोल मोमेंट इसके अंदर आता है 0। वैसे अगर बात करें पोलर सब्सटेंस की भी, तो वहां पर भी कंडीशन हो सकती है कि नेट डाइपोल मोमेंट जब निकालें, क्योंकि सबकी डायरेक्शन रैंडम होती है वहां पे, तो उस वजह से वहां पर भी 0 आ सकता है। सो वी कैन से दैट कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तो उस केस में पोलर और नॉन पोलर इन दोनों में डाइपोल मोमेंट 0 हो सकता है। सो ये होते हैं टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। इसके एग्जांपल्स हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दीज आर द एग्जांपल्स। अब अपन बात करेंगे जब इन डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, क्योंकि जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखेंगे ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, अभी इंसुलेटर की तरह, और आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि दीज आर इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक्स। तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता अपन कैटेगराइज नहीं कर सकते कि इंसुलेटर है कि डाइलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, सो अपन ने मान लिया कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपन अप्लाई कर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अब क्या होगा, तो अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पर, और नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स उसके अपोजिट होता है। सो ये खुद को कुछ ऐसे अलाइन कर लेंगे और इनके बीच में स्ट्रेचिंग होती है, एक दूसरे से ये दूर जाते हैं। सो कुछ ऐसे अलाइन कर लेंगे ये खुद को। यहां बात कर, इसके साथ भी ऐसा ही होगा, स्ट्रेचिंग होगी, यहां प्लस ये माइनस। सो ये ऐसी स्ट्रेचिंग होगी जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है। ये जो फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, इनकी स्ट्रेचिंग होना जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, उसको बोला जाता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। So the dielectric substances develop an dipole moment in the presence of external field. एक्सटर्नल फील्ड जब यहाँ पर अप्लाई करा तो इसकी वजह से इसमें कुछ नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरेट हुआ। ऐसे फिनोमिना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। अब क्या होता है कि अगर बात करें पोलराइजेशन, सो दिस इज डिफाइंड एज पोलराइजेशन वेक्टर, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन वेक्टर।
डिनोटेड बाई कैपिटल P वेक्टर। सो पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है? सो इसको बताया जाता है नेट डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम। सो इसको डिफाइन करते हैं नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम विच इज नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर और पोलराइजिंग डेंसिटी या पोलराइजेशन डेंसिटी। दोनों एक ही वर्ड होते हैं, पोलराइजेशन डेंसिटी और पोलराइजेशन वेक्टर। इनको अपन डिफाइन कर सकते हैं नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। सो अब अपन बात करें पोलराइजेशन डेंसिटी की। मान लीजिए कोई भी ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली है आपने, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली है जिसकी थिकनेस या डिस्टेंस बोल दीजिए d है। सो यहाँ पर अपन ने बात कर ली, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो ई एक्सटर्नल हुआ और इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या है, अगर बात करें इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, सो इसको अपन नाम किया ई इंटरनल या यहाँ पे लिख देते हैं ई पी, पी फॉर पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ई पी। सो यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर ये जो चार्ज है ये हो गया माइनस क्यू पी और ये हो गया आपका प्लस क्यू पी, पी फॉर पोलराइजेशन, क्योंकि बाहर जो नॉर्मल चार्ज है वो प्लस माइनस क्यू हो जाता है, रहता है वो। यहाँ पर P का मतलब हो गया ड्यू टू पोलराइजेशन, सो नेगेटिव चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन। सो यहाँ अगर बात करें अपन सिग्मा क्या होगा, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ है, सो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो सिग्मा है वो तो हो गया सिग्मा एक्सटर्नल, एंड ड्यू टू पोलराइजेशन जो सिग्मा है वो हो गया सिग्मा ड्यू टू पोलराइजेशन। सो सिग्मा ड्यू टू पोलराइजेशन कितना होगा, तो सिग्मा क्या है यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज, तो चार्ज कौन सा आ जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन अपॉन एरिया, एरिया आ गया एरिया ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक, और मैं अगर ढंग से बोलूं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, टेक्निकल वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, उसका छोटा सा टुकड़ा। सो ये हो गया सिग्मा पी। मेरे को निकालना है पोलराइजेशन डेंसिटी, सो इट बिकम नेट डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। सो चार्ज हो गया यहाँ पे QP, डिस्टेंस हो गई d, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई d, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इनटू डिस्टेंस, तो d से d कैंसिल आउट हुआ, सो ये हुआ QP अपॉन A, इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि पोलराइजेशन डेंसिटी जो होती है वो इक्वल होती है हमेशा किसके, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन। सो ये एबिलिटी है किसी भी कंडक्टर की कि वो चार्ज को होल्ड करके कितना रख सकता है, विच इज नॉन एज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी कंडक्टर है, लेट्स सपोज दिस वन इज ए कंडक्टर और विल से दैट इंसुलेटेड कंडक्टर है, कोई भी एक इंसुलेटेड कंडक्टर है, इस पे चार्ज हमेशा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे कि अपने को पता है किसी भी कंडक्टर को अगर चार्ज दिया जाता है तो उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब मान लीजिए इसको अपने को एक्स्ट्रा चार्ज देना है, तो इसको अगर एक्स्ट्रा चार्ज दिया जाए, तो एक्स्ट्रा चार्ज अगर दिया जाएगा तो पहले से प्रेजेंट वहां पे जो चार्जेस है उनकी वजह से रिपल्शन फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगने की वजह से इस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इसकी वजह से पोटेंशियल जो होगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा सिस्टम का वो इंक्रीज होगा। तो कहने का मतलब है जब यहाँ पर प्रेजेंट चार्ज को मेरे को बढ़ाना है, उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है, अगर चार्ज इंक्रीज करना है तो उसका पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। कोई भी इंसुलेटेड कंडक्टर है यहाँ पे रखा हुआ है, इसका चार्ज अगर इंक्रीज करना है तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा, चार्ज इंक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल भी बढ़ेगा। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो नया कांस्टेंट आएगा विच इज नोन एज C।
सी क्या होता है, सी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विच इज डिनोटेड बाय सी। तो सी यहां से क्या हो गया, Q बाई वी। ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट हो गई कूलम, और ये हुआ आपका वोल्ट, और कूलम अपॉन वोल्ट को बोला जाता है फैरड। सो फैरड इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की SI यूनिट होती है फैरड। फैरड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से जनरली इसको डिनोट किया जाता है इसकी छोटी यूनिट्स के अंदर। इनमें कुछ इनको डिनोट किया जाता है कि मिली फैरड, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड, पिको फैरड। मिली फैरड मीन्स 10 की पावर -3 फैरड, -6 फैरड, -9 फैरड, 10 की पावर -12 फैरड। तो इसमें इनको डिनोट किया जाता है। सो किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज Q एंड पोटेंशियल V। सो जैसा कि यहाँ से C इक्वल्स टू आ गया था Q अपॉन V। सो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन यहाँ से भी देखी जा सकती है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज amount of charge required to increase its voltage या potential by 1 volt। कितना चार्ज चाहिए जब अपने को इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाना है, तो वो कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पर अपन Q वर्सेज V के अंदर, तो ये आएगा स्ट्रेट लाइन। तो इसका जब स्लोप निकाला जाएगा, स्लोप ऑफ QV कर्व, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, कैपेसिटेंस की। स्लोप निकालने का मतलब हो गया tan थीटा, और tan थीटा यहाँ पर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इट बिकम्स Q अपॉन V। एंड व्हाट इज Q अपॉन V? इट इज कैपेसिटेंस। सो द स्लोप ऑफ QV ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर अपन एज्यूम करा, इसकी रेडियस है R। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू है Q। ये जो पूरा चार्ज, इसको कॉन्सेंट्रेट माना जा सकता है सेंटर पे। और वैसे भी अपने को पता है कोई भी कंडक्टर होता है, स्फेरिकल शेल भी बोला जा सकता है, तो उसकी वजह से उसकी सरफेस पर कितना पोटेंशियल होता है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस चार्ज कंडक्टर विल बी K Q अपॉन रेडियस कैपिटल R। सो ये हो गया पोटेंशियल। आपको निकालना है कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू होता है Q बाई V। V की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो कैपेसिटेंस बिकम्स R अपॉन K। K होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। सो जितनी ज्यादा रेडियस होगी उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। सो यहाँ इससे पहले अपन एक लाइन लिखी थी कि फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है, वेरी लार्ज यूनिट। सो ये कैसे पता चलेगा कितनी बड़ी होती है? सो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर C की वैल्यू हो 1 फैरड, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैरड है, सो ये कितना हो जाएगा R अपॉन K। तो रेडियस इक्वल होगी K के। K होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। सो रेडियस ऑफ कंडक्टर शुड बी 9 इंटू 10 पावर 9 मीटर। अब अगर इसको कंपेयर करूं मैं रेडियस ऑफ अर्थ से, सो RE यहां पर ले लिया रेडियस ऑफ अर्थ। सो रेडियस ऑफ अर्थ की अगर बात करें तो ये होती है अप्रोक्सीमेट 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। सो रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर जो है, तो आप देख पा रहे हैं ये 10 की पावर 3 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ से। सो 1 कूलम चार्ज को स्टोर करने के लिए मेरे को 1000 टाइम्स ज्यादा बड़ी रेडियस का एक कंडक्टर चाहिए अर्थ से भी। अर्थ से 1000 गुना बड़ा कंडक्टर चाहिए एक कूलम चार्ज स्टोर करने के लिए। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो फिर कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो अपन ने फैक्टर नंबर 3 पढ़ा था, प्रेजेंस ऑफ एनी अदर कंडक्टर
या उसके पास जो कोई कंडक्टर रखा हुआ उस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो उसी की वजह से जब इस कंडक्टर के पास में कोई दूसरा कंडक्टर रख दिया जाता है तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा विदाउट इंक्रीजिंग इट्स रेडियस। सो जैसे कि अपन ने पढ़ा कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, इसमें कुछ लिमिटेशंस है, प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि चार्ज इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि कैपेसिटेंस की अगर बात करें मतलब कितना चार्ज होल्ड कर सकता है कोई भी कंडक्टर, तो उसके चार्ज होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, जैसा कि अपन ने पढ़ा, वो डिपेंड करती है पोटेंशियल पे। पोटेंशियल अगर इंक्रीज हो गया तो अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस कंडक्टर के आसपास जितने भी मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है उन सबको आयनाइज करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से उस पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो लीक करने लग जाएगा। चार्ज वहां से लीक कर गया, सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या करा, किसी एक कंडक्टर के पास में कोई दूसरा कंडक्टर रख दिया और ऐसे सिस्टम को नाम दिया जाता है कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए जो डिवाइस काम में आती है उसको बोला जाता है कैपेसिटर। एग्जांपल्स की बात करें सो कैपेसिटर का यूज होता है, जैसे कैमरा होता है उसमें फ्लैश लाइट होती है, तो फ्लैश लाइट में कैपेसिटर का यूज है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर लेता है पहले, और जहां पर रिक्वायरमेंट होती है एट द सेम इंस्टेंट इन द पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो उस एनर्जी को दे सकता है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, अगर बात करें इलेक्ट्रिक मोटर में, उसमें यूज होता है। आपका जो इलेक्ट्रिक कूलर है, कूलर में जो मोटर लगी रहती है उसमें कैपेसिटर लगा रहता है। सीलिंग फैन है उसमें कैपेसिटर का यूज है। तो उनमें ये कैपेसिटर क्या करता है, तो उनमें उनको इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड करता है। इनिशियली जो घूमता है उसका पंखा, उसकी ब्लेड्स जो घूमती है बिकॉज ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इनिशियल टॉर्क भी प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने का भी काम है। तो जैसे कि यहाँ पर दो कंडक्टर्स हैं, ये कंडक्टर फर्स्ट, ये कंडक्टर सेकंड, कुछ डिस्टेंस डी पर ये रखे हुए हैं। इनको अपन ने कुछ पोटेंशियल दिया, दोनों के बीच लेट सपोज पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो होता है कि एट द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स दोनों के पास चार्ज इक्वल होना चाहिए। दोनों के पास चार्ज का मैग्नीट्यूड है जो इक्वल होगा। यहाँ पर भी Q, ये भी Q। एक प्लेट है पॉजिटिव, दूसरी प्लेट है नेगेटिव। एक प्लेट में पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना होता है 0। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा इनके बीच में V और डिस्टेंस है यहाँ पर D। अब इसको ऐसे बनाने की वजह इसको सिंबल यूज किया जाता है, सो इसको ऐसे बनाया जाता है। दोनों इक्वल प्लेट्स, एक पे पॉजिटिव Q और दूसरे पे माइनस Q। दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। अगर कुछ ऐसा बना दिया जाए बीच में एरो का साइन, सो इट बिकम्स वेरिएबल कैपेसिटर। सो ये होता है आपका वेरिएबल कैपेसिटर और ये होता है कांस्टेंट कैपेसिटर। सो कैपेसिटर किन्हीं भी दो कंडक्टिंग प्लेट का सिस्टम है। अब देखिए C इक्वल्स टू क्या था अपना Q अपॉन V। सो फर्स्ट जो तरीका था वो तो अपन यूज कर नहीं सकते कि कंडक्टर की रेडियस बढ़ाइए, उसकी साइज बढ़ानी पड़ेगी। सो वो तो ऐसे मान लीजिए फेल है आपका तरीका, लिमिटेशंस है उसकी ये। तो इसके लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि चार्ज को मैंने उतना ही रखा विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ चार्ज। अगर मैं पोटेंशियल को कम कर दूं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सकता है। सो ये प्रिंसिपल यहाँ पे यूज किया जाता है कैपेसिटर के अंदर कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप कम कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए, तो उस सिस्टम या कंडक्टर्स का जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। सो ये अपन पढ़ेंगे अब प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के अंदर। इस इंसुलेटेड कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरे पर ही कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है कि सिंपल कंडक्टर की अगर लोगे तो उसकी साइज वगैरह बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। सो इसका तरीका क्या है कैपेसिटेंस बढ़ाने का, कोई भी दूसरा अनचार्ज कंडक्टर इसके पास में रख दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा कंडक्टर रखा है इसके पास में, अनचार्ज कंडक्टर।
सो इस इंसुलेटेड कंडक्टर के पास जो कि चार्ज है, इंसुलेटेड चार्ज कंडक्टर के पास में अपन ने अनचार्ज कंडक्टर रखा, तो ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इंडक्शन, आपको पता है इंडक्शन में क्या होता है, नियर वाले एंड पर तो अपोजिट सेंस का चार्ज प्रेजेंस हो जाएगा यहाँ पे, और दूर वाले एंड पर सेम सेंस का। सो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। जब ये प्लेट यहाँ पर नहीं थी तो अपन ने माना कि इस चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल है V। जैसे ही ये अनचार्ज कंडक्टर इसके पास में रखा गया, सो ये जो नेगेटिव चार्जेस है, इनकी वजह से तो पोटेंशियल इसका डिक्रीज होगा। पोटेंशियल डिक्रीजेस ड्यू टू दिस नेगेटिव कॉलम एंड पोटेंशियल इंक्रीजेस ड्यू टू दिस पॉजिटिव कॉलम। तो कहने का मतलब इसकी वजह से इसका पोटेंशियल कम हो रहा है, इसकी वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है। बट होता क्या है कि नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव की बजाय ज्यादा पास में। अगर मैं बात करूं ये प्लेट ए, ये प्लेट बी, प्लेट ए के पास में नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ए के ज्यादा पास में नेगेटिव चार्ज है, सो नेगेटिव प्लेट का इफेक्ट ज्यादा होगा। कहने का मतलब पोटेंशियल डिक्रीज ज्यादा होगा बढ़ने की बजाय, ये वाला काम ज्यादा होगा। पोटेंशियल डिक्रीज हुआ बढ़ने की बजाय, बिल्कुल बढ़ेगा पोटेंशियल। जैसे V मान लीजिए आप यहाँ पर 10 वोल्ट है, सो इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल हो गया 9.8 वोल्ट, इसकी वजह से फिर बढ़ गया तो हो गया 9.9 वोल्ट। बट 10 की बजाय यहाँ पर टोटल अपने लास्ट में देखा तो 9.9 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल तो डिक्रीज हुआ। बट आपने देखा कि पहले इसकी वजह से 9.8 हुआ था, बट इसकी वजह से बढ़ गया। तो अगर अपन बात करें ये बढ़ने वाले पोटेंशियल को ही हटा दे यहाँ से, तो इसके लिए क्या किया जाता है कि इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से इस प्लेट को कर दिया जाता है ग्राउंड, अर्थिंग कर दी जाती है इसकी। तो जितना भी पॉजिटिव पोटेंशियल है वो सारा ग्राउंड में चला जाएगा। इस वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और अपने को पता है कि पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो जाता है तो कैपेसिटेंस वहां पे बढ़ जाएगा। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कि किन्हीं भी सिस्टम ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट, दो कंडक्टर्स का सिस्टम है, उसमें एक चार्ज कंडक्टर है दूसरा अनचार्ज है, दोनों को जब पास में रखेंगे तो अनचार्ज वाले के पास नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। इस वजह से प्लेट ए का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और सिस्टम का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल को डिक्रीज करना है तो कैपेसिटेंस अपने आप increase हो जाएगा। So we can say that the capacitance of charged conductor can be increased by bringing near it an earth conductor। कोई भी अर्थ कंडक्टर जब चार्ज कंडक्टर के पास में लेके आएंगे, सो उस कंडक्टर का या उस सिस्टम का कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, और ऐसे सिस्टम को बोला जाता है कैपेसिटर। अब जैसे कि अपन ने बात करी अलग अलग टाइप के कैपेसिटर होते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें क्या होगा, दो पैरेलल प्लेट का कॉम्बिनेशन है, एक प्लेट आपने ये ले ली, दूसरी प्लेट आपकी ये है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन ने ली है d, दोनों के बीच की डिस्टेंस है d डिस्टेंस पे दोनों रखी हुई है। इस पे जो चार्ज है वो प्लस चार्ज है, तो इसको लिख दिया प्लस सिग्मा, और ये माइनस सिग्मा। प्लस सिग्मा का मतलब हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है। इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। अपने को कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस अपने को पता है C इक्वल्स टू होता है Q बाई V। तो इसके लिए सबसे पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। पोटेंशियल से पहले अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टिंग प्लेट्स जो है उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। सो ये अपन कर चुके हैं एप्लीकेशंस ऑफ गाउसेस लॉ के अंदर। इस जगह पॉइंट P लूं, इधर Q लिया और यहाँ पे मान लो R लिया। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, इट बिकम्स चार्ज अपॉन एरिया। हियर ए इज द एरिया ऑफ
कंडक्टिंग प्लेट, किसी भी एक कंडक्टिंग प्लेट का एरिया, क्योंकि दोनों की साइज इक्वल ली जाती है। तो ये हो गया एरिया ए। इसकी वैल्यू अब अपने को निकालना है V। तो V और E में रिलेशन होता है V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस D। सो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। सो ये हो गया QD अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिकम्स Q अपॉन QD इनटू एप्सिलॉन नॉट A। सो Q से Q कैंसिल आउट हो गया। सो ये बचा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। So it is the capacitance of parallel plate capacitor. So ये आता है parallel plate capacitor का कैपेसिटेंस। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी भी parallel plate कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम पे, एरिया ऑफ प्लेट्स पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे। एरिया बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंस कम कर दोगे तो भी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। नेचर ऑफ मीडियम का क्या डिपेंड होता है वो चेक करते हैं। फिर कैसे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मीडियम पे, कि अगर मीडियम चेंज कर दिया जाए तो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपने कैलकुलेट किया, इट बिकम्स C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B। अब अपन बात कर रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर बीच में इंसर्ट कर दिया जाए, किसके बीच में इंसर्ट करेंगे, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उनकी प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट होगा कैपेसिटेंस पे। सो इसमें अपन दो पार्ट पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, कहने का मतलब है जो प्लेट्स है आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, इनकी इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अपन इंसर्ट की है वो कंप्लीटली इसके बीच में आ रही है। सो अपन ने डिस्टेंस बोल दी दोनों के बीच D। ये मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन ने बोल दिया एप्सिलॉन R। सो पहले कैपेसिटेंस इतना था, अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने के बाद कितना होगा तो इसको नाम दे दिया C डैश। तो C डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट की जगह आ जाएगा मीडियम। मीडियम की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन A अपॉन D। एरिया उतना ही रखा, डिस्टेंस भी उतनी है, इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम, इसको अपन नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो C डैश की वैल्यू है वो आई एप्सिलॉन R टाइम्स ऑफ C। कहने का मतलब है जब कंप्लीट फिल कर देंगे प्लेट्स के बीच का पूरा एरिया जो है, पूरी जो डिस्टेंस है उसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब से, सो उसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन R टाइम्स बढ़ जाएगा। मान लीजिए एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, सो कैपेसिटेंस 5 टाइम बढ़ जाएगा। अगर एप्सिलॉन R 10 है तो 10 टाइम बढ़ जाएगा। तो दिस इज द बेनिफिट कि अपन अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करें उसके बीच में तो उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। तो कैपेसिटेंस जैसा कि आपको पता है डिपेंड करता है दोनों के बीच के मीडियम पे। सो नेक्स्ट पॉइंट है इसी का सेकंड पॉइंट, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अपन बात कर रहे थे कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को अगर इंसर्ट किया जाए दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो जब इसको कंप्लीटली फिल्ड किया जाए तो इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन R टाइम्स बढ़ जाता है। अब अगर अपन देखें कि कंप्लीट फिल ना करके उसको अगर पार्शियली फिल किया जाए तो इस पे क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। सो लेट्स सपोज ये कोई कैपेसिटर है, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल कर रखा है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस स्लैब का। स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया एप्सिलॉन R। D is the distance between the plates, T is the thickness of dielectric slab and E naught जो है यहाँ पर ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो सबसे पहले अपने को कैलकुलेट करना है कि कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा। तो इसके लिए अपन देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या है यहाँ। स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जैसा कि अपन जानते हैं किसी भी मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीज हो जाता है। और कितना डिक्रीज होता है,
एप्सिलॉन आर टाइम्स, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना दे रखा है उतना वो डिक्रीज हो जाएगा। सो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनल कितना है ई नॉट, और वो डिक्रीज हो जाएगा एप्सिलॉन आर टाइम्स। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब बिकम्स ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। अब अगर बात करें अपन पोटेंशियल, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना होगा। सो देखिए पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। सो यहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक ना प्रेजेंट होके दो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। सो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इसकी डिस्टेंस ले ली, फिर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इसकी डिस्टेंस ले ली। तो डायग्राम में जैसे देख पा रहे हैं, अगर पोटेंशियल मेरे को लिखना है तो पहले मैंने ले लिया स्लैब के इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर इनटू डिस्टेंस। तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो स्लैब की डिस्टेंस हो गई थी, प्लस बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, कितनी फील्ड कितने डिस्टेंस के लिए है, तो टी तो कवर हो चुका है स्लैब से, बाकी कितना बचा, रिमेनिंग बचा डी माइनस टी। सो पोटेंशियल बिकम्स दिस। यहां पर ई नॉट क्या है, सो ई नॉट अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, प्लेट के बीच का वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। सो ये वैल्यू आ गई पोटेंशियल। अब कैलकुलेट क्या करना है, अपने को कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस, वो होता है Q अपॉन V। सो Q यहाँ पर हो गया चार्ज ऑन द प्लेट, ये है यहाँ पे प्लस Q चार्ज और ये है यहाँ पे माइनस Q चार्ज। तो जैसा कि प्लेट्स पे ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस वजह से यहाँ पर यूज होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में हो गया सिग्मा ए अपॉन पोटेंशियल कितना है, तो ये हो गया सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया, सो ये है डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, सो अपने पास फॉर्मूला बचा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका कैपेसिटेंस ड्यू टू पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इसमें फॉर्मूला आया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। इसी फॉर्मूले से अपन कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में मान लीजिए आपने ये ले लिया कि ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस इक्वल होगी दोनों के सेपरेशन के बीच की डिस्टेंस के। तो अगर T इक्वल्स टू D हो जाए, सो यहाँ पर क्या बचेगा, सो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी, जो कि फॉर्मूला था अपना कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। क्योंकि मान लीजिए ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक होने के बजाय मान लीजिए बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हो अलग अलग थिकनेस की। सो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर 3 स्लैब ली है जिसकी थिकनेस यहाँ तक है, प्लस तो ये हो जाएगा T1 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। सो ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। ऐसे अगर n टाइम्स ले ले इनको n थिकनेस की, सो ये हो जाएगा T1 टू Tn और ये भी T1 टू Tn। कंडक्टिंग स्लैब के केस में देखते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर अपन रिप्लेस कर दे कंडक्टिंग स्लैब से, सो सबसे पहले इसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड और दूसरा अपन पढ़ेंगे इसमें पार्शियली फिल्ड। तो कंप्लीटली फिल्ड में कैपेसिटेंस जो होता है ये अपन ने बताई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इनटू एप्सिलॉन आर। सो एज वी नो दैट कंडक्टिंग स्लैब के लिए एप्सिलॉन आर जो होता है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, तो कैपेसिटेंस कितना आ गया, इनफाइनाइट।
यहाँ अगर देखें तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर इंफिनिटी है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, सो सी डैश बिकम्स अपॉन डी माइनस टी। सो पार्शियली फिल्ड कंडक्टिंग स्लैब के लिए ये फॉर्मूला यूज आएगा एंड फॉर कंप्लीटली फिल्ड के लिए कैपेसिटेंस इनफाइनाइट होता है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ये अंदर वाली जो सरफेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से अंदर वाली सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड बाहर वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसा कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में अपन ने पढ़ा है कि इस कंडक्टर के पास में जैसे ही दूसरा कंडक्टर रखा तो उसका पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल दूसरे की वजह से डिक्रीज होना चाहिए। सो इसके लिए इसकी क्या कर देते हैं अपन, अर्थिंग कर देते हैं। सो ये अर्थिंग कर दी तो बाहर वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ हो गया। अब अपने पास ये दो कंडक्टर्स बचे हैं। अब जो कैपेसिटर बेसिकली बनता है तो जैसे कि अपने को पता है दो प्लेट के बीच का जो रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर पैरेलल प्लेट की बात करें। स्फेरिकल के अंदर जो ये रीजन है, ये जो रीजन बचा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू कंडक्टर्स और स्फेरिकल कंडक्टर्स। सो अपने को क्या करना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने को पता है, मान लीजिए ये कोई भी कंडक्टर स्फेरिकल शेल है, इसकी वजह से यहाँ कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज P। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सो एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज KQ अपॉन डिस्टेंस r²। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, बट वो डिपेंड कर रहा है किस पे, डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आप बात करेंगे पोटेंशियल, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर्स। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में अपने को रिलेशन पता है माइनस EdR इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता चल गया, इट इज KQ अपॉन r² इंटू dr, नेगेटिव साइन एंड लिमिट गोज फ्रॉम। सो लिमिट सबसे पहले इंफिनिटी से किसी भी चार्ज को जब लेके आया जाएगा तो सबसे पहले सरफेस आएगी B की, उसके बाद आएगी A की। तो सबसे पहले चार्ज यहाँ पर तो कितनी डिस्टेंस दूर है, तो वो हो गया B डिस्टेंस, रेडियस B हो गई, उसकी रेडियस A हो गई। सो अपने पास ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आता है। अब जैसे कि इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जैसे ऐसा लिखा हुआ है AB और ये है आपका fx dx नेगेटिव के अंदर, तो आप लिमिट को चेंज कर दीजिए, लिमिट को आप चेंज कर सकते हैं। सो पोटेंशियल बिकम्स A to B KQ अपॉन r² इंटू dr। इंटीग्रेट कर दीजिए, KQ बाहर आ गया, 1 अपॉन r² का इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1 अपॉन r, लिमिट गोज फ्रॉम A to B। सो इट बिकम्स KQ, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस और ये आ जाएगा प्लस 1 अपॉन A। सो ये यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन Q इंटू 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। अपने को क्या कैलकुलेट करना था, कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस बिकम्स Q अपॉन V। Q कितना है यहाँ पे, Q एज इट इज Q, V आ गया अपने पास KQ अपॉन 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। Q से Q कैंसिल आउट हुआ तो C इक्वल्स टू 1 अपॉन K होता है आपका, 1 अपॉन K होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। C इक्वल्स टू, एलसीएम आ गया AB, यहाँ लिख सकते हैं B माइनस A। This will be the capacitance due to a spherical capacitor. So the next topic is capacitance of cylindrical capacitor.
अपने को पता है किसी भी सिलेंडर या अपन बोल सकते हैं किसी भी लीनियर चार्ज की वजह से, यहाँ कोई लीनियर चार्ज है, इसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो ये अपन निकाल चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो गया 2k लैम्डा अपॉन आर। अब अपने को कैलकुलेट करना है यहाँ पर v, सो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डी आर। वैल्यू इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, फ्रॉम b टू a। माइनस का साइन है इसलिए लिमिट को चेंज किया जा सकता है। वैल्यू पुट कर दीजिए e की, सो ये हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन r इंटू डी आर। सॉल्व करेंगे तो 2k लैम्डा आपका कांस्टेंट है, अंदर बच गया 1 अपॉन आर डी आर फ्रॉम a टू b। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर डी आर, ये होता है आपका log r। सो इट बिकम्स 2k लैम्डा log r, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम a टू b। सो ये कितना हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं 2k लैम्डा, ये हुआ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो द फॉर्मूला बिकम्स 2k लैम्डा log b अपॉन a, क्योंकि log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। अब अपने को कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस, तो c बिकम्स इक्वल्स टू q अपॉन v। सो q यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल कंडक्टर। सो इसमें इसको अपन लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। सो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो अपने को पता है कि लैम्डा इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो q इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा l अपॉन 2k लैम्डा log b अपॉन a। लैम्डा से कैंसिल आउट हो गया, सो ये बचा यहाँ पर l अपॉन 2k log b अपॉन log a। यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन 2 log b अपॉन a। सो इट बिकम्स 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन log of b upon a. So it is the value of capacitance due to a cylindrical capacitor.